अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जी मुल्क में जो सूरत हाल है वो किसी भी तरह से मार्शल लॉ से कम नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास तो चल रहा है, वजीर आजम ने आज हलफ भी उठाना है, सूबों के अंदर भी हुकूमतें आ चुकी हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि मुल्क के अंदर जमहूरी प्रोसेस हो रहा है, जमहूरी हुकूमतें काम कर रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है और सरकारी टीवी चैनल बंद है। जब भी कोई पीटीआई का मेंबर, कोई एमएनए उठता है, तकरीर करना शुरू करता है, तो सरकारी टीवी चैनल की लाइन कट जाती है और वो जो मेरे हम वतनों हैं, मेरे अजीज हम वतनों वाले हैं, वो पीछे से उसकी नशरियात को कंट्रोल कर लेते हैं। और तो और सदारती उम्मीदवार उठा, महमूद खान अचकजई, टीवी बंद। रात गए सरकार सदारती उम्मीदवार के घर पे छापा मारा गया। बलोचिस्तान में क्वेटा में पुलिस की और वहां की जो फोर्सेस है, भारी नफरी पहुंची, छापा मारा। बिलावल साहब ने कहा कि मैं, क्योंकि हमारा चीफ मिनिस्टर है, हमारी हुकूमत है बलोचिस्तान के अंदर, तो मैं अपने वजीर आला को हुक्म देता हूं कि इसकी तहकीकात करें कि महमूद खान अचकजई के घर पे छापा क्यों मारा गया। लेकिन क्या आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो की इतनी औकात है, या क्या वाकई ही जो सरफराज भुगटी है वो पीपल्स पार्टी का वजीर आला है? अभी मैंने खबर एक आपके सामने रखनी है और आपको पता चलेगा एस्टैब्लिशमेंट ने जरदारी को किस तरह से दबोच लिया है। जितना इस वक्त जरदारी की उसकी गर्दन पर हाथ रखा है ना, जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट ने, तो उसके बाद आप पीपल्स पार्टी वालों की भी चीखें निकल रही हैं। खैर, आज कौमी असम्बली का इजलास, तो बिलावल ने कहा कि मौका दिया जाए महमूद खान अचकजई को बोलने का। अचकजई साहब बोलना शुरू हुए और सरकारी टीवी बंद हो गया। कल भी हमने बात की थी, ये जो भत्ता वसूल किया जाता है 24 करोड़ पाकिस्तानियों से, हर मीटर से, हर बिजली के मीटर से फीस ली जाती है टीवी की। वो टीवी जो हम देखते भी नहीं है, जिसपे इस लेवल का कंटेंट ही नहीं होता कि वो इस काबिल हो कि पाकिस्तानी उससे देखें, चाहे वो उसके ड्रामे हो, चाहे उसके जो है वो न्यूज चैनल हो। यानी उसके बावजूद पूरी पाकिस्तानी कौम भत्ता देती है और ये किसी एक मखसूस जमात का तर्जमान बन जाता है टीवी चैनल, उसको भी कंट्रोल। फिर असद कैसर उठे, उन्होंने आज बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि देखिए, पहले तो ये जो पैमरा का बैन है पीटीआई पर, यह हटाया जाए, जाली केसेस वो खत्म किए जाएं, और उन्होंने कहा जो हमारा मैंडेट छीना गया है, ये जो जाली असेंबली है, जाली लोग लाए गए हैं, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट साइफर के मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाए। एक अमेरिकी डिप्लोमेट ने हुकूमत पाकिस्तान को डिक्टेट किया, साइफर को बुनियाद बनाकर इमरान खान पर मुकदमात बनाए गए, इन्हें सजाएं दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साइफर मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा। डराने वालों को भी बताना चाहता हूं, खौफ का वक्त गुजर चुका। इमरान खान के साथ 29 साल गुजारे, इन्होंने कभी असूलों पर सौदेबाजी नहीं की। तो ये वाली तकरीर कर रहे थे असद कैसर साहब, और पीटीवी की लाइन फिर कट गई। यानी पीटीवी ने जो है असद कैसर, जो कि साबिक स्पीकर है और बड़े बैलेंस शख्सियत के मालिक हैं, यानी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने हों, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करनी हो, तो इन्हीं को आगे किया जाता है। तो उनकी तकरीर भी नहीं दिखाई गई, जबकि पीटीआई ने शहबाज शरीफ को न सिर्फ वजीर आजम बल्कि एमएनए ही मानने से इनकार कर दिया है। आज शेर अफजल मरवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ को एमएनए ही नहीं मानते, उनके मुकाबले पे हमारे हमारे फॉर्म 47 के मुताबिक उम्मीदवार जीते हुए हैं, तो लिहाजा वजीर आजम तो क्या, हम शहबाज शरीफ को एमएनए ही नहीं समझते। अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा है ना, अदालतों के अंदर क्या चल रहा है? एक तो आज जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत ने ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है, इस पे समाअत की। उसमें कहा गया अमेरिका, यूके और जर्मनी में भी ऑडियो लीक्स के वाकयात होते हैं, ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जिनसे ये सब करना बासानी मुमकिन है। डीजीआईबी, तो ये आईबी का चीफ कह रहा है कि ये तो अमेरिका में भी होता है, बर्तानिया में भी होता है, नॉर्वे में भी होता है, जर्मनी में भी होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन पीटीए को बयान हल्फी जमा करवाने का भी हुक्म दिया, जबकि आज जो है वो 26 रोज गुजर गए हैं, इलेक्शन हुए और अभी तक जनाब फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में क्या चल रहा है, जरा मैं ये आपको बताऊं कि देखिए, ये जो मार्शल लॉ की सूरत हाल है,
पंजाब के अंदर आपको जो मैंने वीलॉग किया था रात को आपको बताया, वो अहमद शाह जिसको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, इतना तशद्दुद किया कि वो कोमे में चला गया और उसका भाई रहीम हॉस्पिटल पहुंचा पता लेने के लिए, भाई को गिरफ्तार कर लिया, भाई को ही गिरफ्तार कर लिया। रात के बड़ा एहतजाज हुआ और बड़ा शोर हुआ, तो फिर भाई को रिहा किया गया। यानी जब ये जुल्मो सितम हो रहा है, जाली हुकूमत, जाली असम्बली, जाली हुकूमतें, जाली वजीर आजम, चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं? दरख्तों की कटाई पर इस्लामाबाद में एक पार्क है, F9 पार्क, बड़ा पार्क है, शायद एशिया का सबसे बड़ा पार्क है F9 पार्क, पूरा एक सेक्टर डेडिकेट किया गया है। F9 पार्क के अंदर दरख्तों की कटाई हुई है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया हुआ है और सीडीए से पूछा जा रहा है माली कितने हैं, कितने क्या क्या करते हैं, कैसे वो क्यों दरख्त काटते हैं। दरख्त काटने भी नहीं चाहिए, इस पे भी नोटिस होना चाहिए, लेकिन जो पूरे पाकिस्तानियों के गले काट दिए गए, जो पाकिस्तानियों के जो का मैंडेट ही काट दिया, जो पाकिस्तान के अंदर आइन को ही काट दिया, जो पाकिस्तानियों के वोट को ही काट दिया, ये जो पीटीवी की लाइन ही काट दी जाती है, क्या ये जरूरी इशू नहीं है? क्या ये जरूरी इशू नहीं है कि एक पार्टी उन्होंने 2/3 मेजोरिटी ली, वो अकलियत के अंदर है, एक पार्टी 17 सीटें लेके हुकूमत बना रही है, एमकेएम एक सीट भी नहीं जीत सकी, उन्हें 17 सीटें दी हुई है। यानी तमाम हारे हुए जिनके पास फॉर्म 47 सिर्फ है, फॉर्म 45 नहीं है, और वो कहते हैं कि ये अभी मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर सुन रहा था पीटीवी पे, वही पीटीवी जिसको बार बार बंद किया जा रहा है, पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है कौमी असेंबली की, वो कह रहे हैं कि हम फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम 1947 वाले हैं, हमारी पहचान ये है, तो हम कोई 1952 वाले हैं। यानी बाकी क्या है? वो क्या फॉर्म 47 को गोली मारो, 45 को गोली मारो, हमारी पहचान ये है कि हम 1947 वाले हैं, महाजर हैं। तो लिहाजा इतना बड़ा इशू कि पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जल्दी हुकूमतें बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो रही है, 26 दिन गुजर जाने के बाद भी फॉर्म 45 अपलोड नहीं हुए, और मखसूस नशिस्तें जो किसी भी जमात का हक होता है वो भी नहीं दी गई, और असेंबली का इजलास भी हो गया, असेंबली का इलेक्शन भी हो गया, आगे सेनेट का इलेक्शन है, आगे फिर जो है वो सदारती इलेक्शन है, सदारती उम्मीदवार सदर जो है वो रियासत का सरबराह होता है, सुप्रीम कमांडर होता है फोर्सेस का भी। वो महमूद खान अचकजई के घर पे रात को छापा मारा गया, लेकिन दरख्तों की कटाई बहुत वो वाला, उस पे 100 मोटो हुआ है, ये पहला शायद 100 मोटो है जो आज खुद नोटिस लिया गया है, जिस चीज पे वो कमिश्नर पिंडी के बाद के बयान के बाद 100 मोटो नहीं हुआ। इतना बड़ा मुल्क क्राइसिस में चला गया, 100 मोटो नहीं हुआ, दरख्तों की कटाई पर 100 मोटो हो रहा है। तो ये जनाब तमाशा चल रहा है। महमूद खान अचकजई ने भी आज स्पीच की, टीवी पे नहीं दिखाई गई, उन्होंने कहा कि हम इस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, इसकी पादाश में मेरे घर पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि हमको गद्दार नहीं है, हम तो कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए, तो इसकी पादाश में हमारे घरों पर छापे मारे जाते हैं। अच्छा, मैं चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान से दरखास्त करूंगा कि महमूद खान अचकजई के घर पे मारे जाने वाले छापे पर एक्शन ले। बिलावल भुट्टो जरदारी 9 मई वाकयात के 10 माह बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही 9 मई के 3 मुकदमात में नामजद, टैक्सला सर्कल के 3 थानों के मुकदमात में नामजद किया गया। चौधरी परवेज इलाही को अभी और लंबा रखने का इरादा है। अच्छा, तौहीन अदालत केस अच्छा, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। मैंने रात को भी कहा था कि अदलिया वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, और ये इरफान नवाज मेमन डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ फैसला आना, इसका साफ मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला आया है, और ये फैसला अगर टिक गया नजम सेठी के मुताबिक तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा भारी पड़ेगा, और फिर बाकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो डरेगी एस्टैब्लिशमेंट के भी अहकामात मानने से। तो ये एक बड़ा टफ टाइम है एस्टैब्लिशमेंट के लिए अदलिया की जानब से। तौहीन अदालत केस, डीसी एसपी ऑपरेशंस और दीगर की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील, चीफ जस्टिस की अदालत की काज लिस्ट मनसूख, डीसी समेत दीगर की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत की काज लिस्ट मनसूख। तो भाईजान आज होनी थी समाअत, वो डीबी बेंच में, डिविजनल बेंच में, काज लिस्ट ही मनसूख हो गई है। चीफ जस्टिस आमर फारूक पर इल्जामात लगते हैं तो वो टाउट एस्टैब्लिशमेंट के, लेकिन जो बाबर सत्तार साहब है वो भी तगड़े जज हैं, तो लिहाजा इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस दोनों तरफ फंसे हुए, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ अपने कोलीग है, तो उनका फैसला उड़ाना भी इतना आसान काम नहीं है। वैसे उनसे तवक्को तो है कि वो उड़ा देंगे, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। तो ये भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए मैं समझता हूं एक टफ टाइम है कि आज काज लिस्ट ही मनसूख हो गई। अब जरा जरदारी साहब शिकंजे के अंदर किस तरह से फंसे हुए हैं,
ये जरा सुनिएगा खबर, बहुत बड़ी खबर है। जो अनवारुल्लाह काकड़ को चेयरमैन सेनेट बनवाएं, एस्टैब्लिशमेंट का आसफ जरदारी पर जोर, साबिक सदर मुश्किल में, यह खबर है। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन रऊफ कुलासरा ने इंकशाफ किया है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सदर आसफ जरदारी को कहा गया है कि अनवारुल्लाह काकड़ को चेयरमैन सेनेट बनाए। वो एक को चेयरमैन पीसीबी बना दिया ना, पंजाब के अंदर नौकरी की, चेयरमैन पीसीबी बना दिया। इधर कहते हैं मैंने उसी दिन आपको कहा था जब हलफ लिया था ना यूसुफ गिलानी ने कौमी असेंबली का, मैंने आपको कहा था कि इन्होंने तो सेनेट का इस्तीफा देना था, इन्होंने तो सेनेट में रहना था, ये तो सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार थे, तो ये कौमी असेंबली के अंदर कहां से आ गए। तो इसका मैंने आपको बताया था कि अनवारुल्लाह काकड़ चेयरमैन सेनेट, नजर है चेयरमैन सेनेट पर, और आज खबर सामने आ गई। रऊफ कुलासरा ने अपने एक्स अकाउंट में बताया, यानी ट्विटर पर बताया, वीपीएन लगा के बताया होगा, अच्छा, कि आसफ जरदारी से पिंडी एस्टैब्लिशमेंट ने फोन पर राब्ता किया, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को सेनेट चेयरमैन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आसफ अली जरदारी बड़ी मुश्किल में हैं, इनकार करते हैं तो उनकी अपनी सदारत खतरे में है। अभी तक इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को इकरार नहीं किया, यानी अगर इनकार करते हैं तो फिर खुद सदर कैसे बनेंगे। इकरार करते हैं तो फिर सेनेट भी टोटली आप एस्टैब्लिशमेंट की मुट्ठी में दे देते हैं। ऑलरेडी ये कौमी असेंबली, ये सूबाई असेंबली किसकी है? एस्टैब्लिशमेंट की है, एस्टैब्लिशमेंट ने बनवाई हुई है ना, मैंडेट भी एस्टैब्लिशमेंट की है। वैसे ये जो चोरी का मैंडेट है ना, ये भी तो एस्टैब्लिशमेंट का है ना, इन्होंने खुद तो नहीं चोरी कर ली, नून लीग वालों ने या पीपी वालों ने या एमक्यूएम वालों ने करके दी है। तो इसका मतलब ये कि डायरेक्ट अब सेनेट के अंदर भी अगर उनका अपना बंदा आ जाता है, काकड़ फार्मूला चलता है, तो इसका मतलब यह है कि सेनेट पर भी एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा, और फिर पीपल्स पार्टी के हाथ में कुछ भी नहीं। ये पछताएंगे कि हमने अपने खुद हाथ काट के उनके हाथ में पकड़ा दिए, ऑलरेडी पकड़ाए हुए हैं, लेकिन जो बचा कुचा है वो भी हम उनके हाथ में दे रहे हैं। पूरी जमहूरियत प्लेट के अंदर आके पिंडी पहुंचाए। तो ये तमाशा जनाब इस वक्त है, शदीद फंसे हुए हैं जरदारी साहब, और जो कुछ ये असेंबली के अंदर हो रहा है, आज भी जिस तरह से तकरीर पीटीआई ने नहीं करने दी खालिद मकबूल सदीकी को, शोर हुआ, तो लिहाजा ये इनके लिए टफ टाइम है। शहबाज शरीफ के लिए भी ये बहुत पछताएंगे, ये रोएंगे, ये हुकूमत रोए लेके पिटेंगे, ये हुकूमत लेके पछताएंगे। अभी ऐसे दिन आने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।